हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लेखपाल एग्जाम के लिए हिंदी, जीके, यूपी जीके, ग्रामीण परिवेश एवं समाज समाज इसके अलावा और सामान्य ज्ञान, इन सभी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छी क्लास होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग क्लास को अपनी सपोर्ट करें, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। तो आपका पहला प्रश्न है कि कवितावली निम्न में से किसकी रचना है? तो सूरदास, बिहारी, तुलसीदास या रसखान, बताएं कि कवितावली किसकी रचना है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, तुलसीदास। ठीक है। तो कवितावली किनकी रचना है? तो कवितावली जो है तुलसीदास की रचना है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। तो कवितावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो दोहा, चौपाई, रोला या सवैया, इनमें से कौन सा वार्णिक छंद है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवैया। ठीक है। तो फ्रेंड, जो सवैया है ये हमारा वार्णिक छंद का उदाहरण होता है। सो ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको फ्रेंड्स इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र, समुद्र, तालाब या सोना, बताएं रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? इन्हीं दो में से एक राइट आंसर है आपका, बताएं। चलिए, तो रत्नाकर हमारा समुद्र का पर्यायवाची होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो रत्नाकर हमारा समुद्र का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। ओके। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो बहुज्ञ, लघु, साधारण या पतन, इनमें से बताएं कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। चलिए, अल्पज्ञ का विलोम हमारा बहुज्ञ होता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। ठीक है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सामंजस्य का विलोम शब्द है। तो फ्रेंड्स, कलह, सत्ताप, विवाद या द्वेष, इनमें से बताएं कि सामंजस्य का विलोम क्या होता है। चलिए, सामंजस्य, सामंजस्य का विलोम होता है विवाद। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया है, उनका सही उत्तर है। तो सामंजस्य का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? विवाद होता है। ओके। चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निशाचर, राक्षस, समुचित या रजनीचर, इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि कौन सा हमारा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
चलिए, निशाचर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो निशाचर है ये हमारा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर। इसके अलावा राक्षस, समुचित, ठीक है, रजनीचर, ये हमारे सब पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृतिका का कृतिका एक कृति का, ठीक है ना, रचना का, तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके मृगनयनी, कादंबरी, कामायनी या गीतांजलि, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कामायनी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का नाम था कामायनी। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, कामायनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अब आपका अगला प्रश्न दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो बड़वानल, दावानल, चलिए, या बड़वाग्नि। इस पे कामानल होना चाहिए था लेकिन मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। अब बताएं जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, कमेंट करें। तो जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अंतर्वृष्टि, अल्पवृष्टि, अत्यधिक वृष्टि या अस्तवृष्टि, बताएं कि अतिवृष्टि का विलोम क्या है। देखिए, अतिवृष्टि। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतिवृष्टि का विलोम हमारा होता है अल्पवृष्टि। क्लियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अल्पवृष्टि होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम वर्षा, और अतिवृष्टि यानी कि बहुत ही ज्यादा वर्षा। ठीक है, इसके अलावा जब वर्षा ही नहीं होती है तो उसको अनावृष्टि बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद रहीम, रहीम चिश्ती चिश्मी, अब्दुल रहीम खान खाना या रहीमुद्दीन। तो रहीम का पूरा नाम क्या था, बताएं। चलिए, तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ये जो है रहीम का पूरा नाम था। तो ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ये जो है रहीम का पूरा नाम था। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है रंगा सियार मुहावरा का अर्थ क्या है? तो डरपोक व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति या वीर व्यक्ति, इनमें से बताएं फ्रेंड्स रंगा सियार इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए, रंगा सियार। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है जो धोखेबाज व्यक्ति। तो धोखेबाज व्यक्ति के लिए मुहावरा क्या होता है? रंगा सियार। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आया है आंसर बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो ये होता है धोखेबाज व्यक्ति। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है श्री गणेश शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो पूजा, मध्य, प्रारंभ या इतिश्री, इनमें से बताएं कि श्री गणेश का विलोमार्थी शब्द क्या है? चलिए देखिए, श्री गणेश का इसमें विलोमार्थी यानी कि विलोम पूछा गया है, ये होता है इतिश्री। ठीक है, ऑप्शन डी अगर आपने चुना है इसका आंसर बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका।
तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? ये इतिश्री होता है। चलिए, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला अच्छा क्वेश्चन है कि संप्रति का अर्थ क्या है? तो पुत्र, प्रेषक, वर्तमान में या प्रतिलिपि? बताएं कि संप्रति का अर्थ क्या होता है? तो वर्तमान में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बेपेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ है। अर्थ क्या है? तो निर्धन व्यक्ति, स्थिर विचारों का ना होने वाला व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। तो बेपेंदी का लोटा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्थिर विचारों का ना होने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो स्थिर विचारों का जो व्यक्ति नहीं होता है उसी को बोलते हैं बेपेंदी का लोटा। ओके, ऑप्शन बी जिनका आंसर आया है सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जिसे जीता ना जा सके। तो अनंत, अगाध, अज्ञेय या अजेय। बताएं कि जिसे जीता ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके इसको हम अजेय बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर हमारा। जिसे जीता ना जा सके इसको क्या बोलते हैं? अजेय। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी काम को चित लगाकर करने वाला। तो तपस्वी, दत्तचित, त्राता या दत्तक। या फिर हर बार गलत होता है, चित होता है, मन। तो किसी काम को चित लगाकर करने वाले को दत्तचित बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो किसी काम को चित लगाकर करने वाले को दत्तचित के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री जो कविता रचती है। तो कवि, कवियत्री, कुमारी या कर्मठ। तो वह स्त्री जो कविता रचती है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं। तो वह स्त्री जो कविता रचती है इसको बोलते हैं कवियत्री। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वह स्त्री जो कविता रचती है इसको कवियत्री के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि छीण का तद्भव रूप है। तो छेड़ना, छीन, झीना, छीन या छड़ी। बताएं कि छीण का तद्भव रूप क्या होता है? चलिए, तो छीण का तद्भव हमारा होता है छीन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तो चूर्ण, बच्चा, जन्म या काज। इनमें से बताएं कि तत्सम शब्द हमारा कौन सा है? वेरी इजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चूर्ण। ठीक है, ये हमारा तत्सम शब्द। बाकी बच्चा, जन्म और काज ये सभी हमारे तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो वट, टा, आवट या लावट। बताएं कि मिलावट में प्रत्यय कौन सा निहित है?
चलिए, मिलावट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलावट में हमारा आवट प्रत्यय है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, मिलावट में हमारा आवट प्रत्यय प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, आवट। ओके, चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, संप्रदान की विभक्ति है। तो के लिए, का, पर या ए, इनमें से बताएं कि संप्रदान की विभक्ति क्या है। तो संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। ओके, ऑप्शन ए जिनका आंसर आया है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो 6, 4, 3 या 2, इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। चलिए, सर्वनाम के हमारे 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के हमारे 6 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं तो जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ सके, इसमें से एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य और विधेय एक ही क्रिया के हों। बताएं कि साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसको बोलते हैं। देखिए, जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ठीक है, और एक ही क्रिया हो, ये हमारा साधारण या सरल वाक्य होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। क्लियर, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि डैश के कथन को उद्धृत करते समय, चलिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, हम आपको बताते हैं। चलिए, अद्भुत, तो अद्भुत कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताएं। विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह, बताएं। तो इसमें विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर हमारा, विस्मयवाचक चिन्ह। गलत लिखा है, मिसप्रिंट गलत जो है यहाँ पे। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण, यानी कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है तो निशिदिन, पंचानन, चौमासा, विषधर, बताएं। इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फ्रेंड्स अपने होमवर्क में इसका आंसर देंगे। ये आपका होमवर्क है, बहुत ही आसान प्रश्न भी है। तो इसमें कौन सा हमारा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, इसको आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आम्र का पर्यायवाची है। तो सहकार, सौरभ, सेब या रसाल, वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आम का पर्यायवाची है, बताएं। आम्र ही तद्भव रूप होता है, ठीक है, आम का, बताएं। तो ये होता है रसाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर, ये रसाल होता है। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो भुजंग, व्याल, नाग या कनक, बताएं कि इनमें से कौन सा सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है।
चलिए, कनक, सोना का जो है उपयुक्त शब्द होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, कनक। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि कौन सा शब्द या प्रत्यय से नहीं बना है? तो सौंदर्य, मौर्य, राधेय या सभ्य, बताएं इनमें कौन से शब्द में हमारा या प्रत्यय नहीं लगा है, बताएं। चलिए, तो राधेय शब्द में हमारा ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ठीक है, ना कि या प्रत्यय। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रत्यय शब्द ती प्रत्यय से नहीं बना है? तो रोती, चलती, बुलती या बुनती, इनमें से किसमें ती प्रत्यय नहीं लगा है, बताएं। ऑप्शन सी, बलती। ठीक है, इसमें हमारा ती प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है इस शब्द में। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द कीय प्रत्यय से नहीं बना है? तो शासकीय, राजकीय, सबकीय या परकीय, इनमें से कौन सा शब्द कीय प्रत्यय से नहीं बना है, बताएं। चलिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द कीय प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शासकीय। ठीक है, तो शासकीय जो शब्द है इसमें हमारा कीय प्रत्यय नहीं लगा है। बाकी राजकीय, सबकीय और परकीय, इन सब में हमारा कीय प्रत्यय निहित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में भिन्न शब्द लिखिए। तो लड़की, गर्मी, सीखी या जवानी, इनमें कौन सा हमारा भिन्न शब्द है, बताएं। ऑप्शन सी, सीखी। जो सीखी वर्ड है ये इन सबसे भिन्न है। सो ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका इस क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अक्कड़ प्रत्यय से नहीं बना है? तो घुमक्कड़, लड़क्कड़, पियक्कड़ या भुलक्कड़, बताएं इनमें कौन सा शब्द हमारा अक्कड़ प्रत्यय से नहीं बना है, कमेंट करें। चलिए इसमें फ्रेंड्स हम पूछा गया है कि कौन सा हमारा अक्कड़ प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो लड़क्कड़ है, ठीक है ना, तो लड़क्कड़ में हमारा अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, आड़ी प्रत्यय से बनने वाला शब्द बताइए। तो खिलाड़ी, मेवाड़ी, पगवड़ी या बलवाड़ी, इनमें से कौन सा हमारा आड़ी प्रत्यय से बना शब्द है, बताएं। खिलाड़ी। ठीक है, तो फ्रेंड जो खिलाड़ी वर्ड है इसमें हमारा आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। तो कौन सा हमारा आड़ी प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, खिलाड़ी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से भिन्न शब्द छांटिए। चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट या मुस्कुराहट, बताएं इनमें से कौन सा भिन्न शब्द है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पाता है इसको। चलिए वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चिकनाहट। देखिए चिकनाहट हमारा भिन्न है क्योंकि घबराहट, चिल्लाहट और मुस्कुराहट सभी हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी मनुष्य के भाव हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, कौन सा प्रत्यय है लघुतावाचक नहीं है? तो पहाड़ी, ढोलकी, गरीबी या डिबिया, इनमें से कौन सा लघुतावाचक प्रत्यय नहीं है, बताएं। तो गरीबी। ठीक है, जो गरीबी है ये हमारा लघुतावाचक वाचक जो प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ये भाववाचक प्रत्यय, इसमें भाववाचक शब्द है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका कि कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण, बताएं कि कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ करते हैं? देखिए, कृत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, ये हमारा होता है क्रिया के साथ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के साथ में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो ये क्रिया के साथ में कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 5, 2, 3 या 8, बताएं कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तद्धित प्रत्यय हमारे 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी जिनका आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तद्धित प्रत्यय हमारे 8 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा, बताएं कि किस शब्द में हमारा आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो लावा। ठीक है, लावा शब्द में हमारा आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर, बताएं इनमें से किस शब्द में हमारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, जादूगर। तो जादूगर शब्द में हमारा गर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो दैविक, सामाजिक, भौमिक या पाक्षिक, इनमें से किस शब्द में हमारा इक प्रत्यय लगा हुआ है, बताएं। तो पाक्षिक। ठीक है, पाक्षिक शब्द में हमारा इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बे, इन, बेई या बेइन, कमेंट करें कि फ्रेंड्स बेइंसाफी शब्द में हमारा उपसर्ग कौन सा लगा है। देखिए, बेइंसाफी शब्द में हमारा बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। बेइंसाफी में हमारा कौन सा उपसर्ग है? तो ये बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो धून, धंध, ला या कोई नहीं, धुंधला शब्द में हमारा प्रत्यय कौन सा है, बताएं। धुंधला शब्द में हमारा ला प्रत्यय है। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है,
धुंधला शब्द में हमारा ला प्रत्यय है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो हर, हत, हर्ता या हारी। दोष हर्ता में प्रत्यय कौन सा है बताएं। दोष हर्ता में हमारा हर्ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो शीतलता, उत्साहित, छत्रित्व या चिरस्मरणीय, इनमें से कौन सा हमारा भिन्न शब्द है बताएं। चिरस्मरणीय, ये हमारा भिन्न शब्द है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है कौनते शब्द में प्रत्यय है। तो या, ए या ई, बताएं कि कौनते शब्द में हमारा प्रत्यय कौन सा है। तो कौनते शब्द में हमारा ए प्रत्यय है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौनते शब्द में हमारा कौन सा प्रत्यय है, ये हमारा ए प्रत्यय है। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चौगुना शब्द में प्रत्यय है। तो गुना, ना, गुना या गुण, बताएं कि चौगुना शब्द में प्रत्यय कौन सा है। देखिए चौगुना शब्द में हमारा गुना प्रत्यय है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो चौगुना शब्द में हमारा गुना प्रत्यय है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौनते शब्द किस प्रत्यय से बना है, अभी डिस्कस किया गया था। तो कौनते शब्द हमारा ए प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बचपन में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो एन, पन, इन या ना, बताएं कि बचपन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। बचपन में हमारा पन प्रत्यय प्रयुक्त है। ये संज्ञा का प्रकार कौन सा है, तो ये भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि ताजगी में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो गी, ई, जगी या ई, बताएं कि ताजगी में प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त है। ताजगी में हमारा गी प्रत्यय प्रयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड जो हमारे हिंदी के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आपके लिए शुरू करते हैं जीके के क्वेश्चंस। तो अब हम शुरू करेंगे आपके लिए ग्रामीण परिवेश एवं समाज, ठीक है, यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको साइंस के भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आपकी फ्रेंड्स हम जीके की क्लास को। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपनी क्लास को एक बार शेयर कर दें, सब लोग क्लास को अपनी शेयर कर दें। शुरू करते हैं आपका पोर्शन और देखते हैं आपका पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका जीके का पहला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत ज्योति 1 हेक्टेयर से छोटी होती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट्स आर स्मॉलर देन 1 हेक्टेयर इन इंडिया। ऑप्शन है आपके 36%, 86%, 65% या 86%, बताएं। तो एक ऑप्शन आपका 2 बार लिखा हुआ है, चलिए इसको इग्नोर करें, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये होती है 65%। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड होगा हमारा आंसर। तो भारत में जो 1% सॉरी जो 65% ज्योति है ये 1 हेक्टेयर से छोटी होती है। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की। तो बताएं। तो लौह इस्पात उत्पादन इकाई को, विशालकाय नदी घाटी परियोजना को, प्राचीन काल के मंदिरों की आधुनिक रूपों को, देश के महापुरुषों की समाधि को, बताएं। इन्होंने जो है किसको भारत के जो है आधुनिक मंदिर की उपमा यानी कि श्रेणी प्रदान की थी, बताएं। ऑप्शन थर्ड प्राचीन काल के मंदिर के आधुनिक रूपों को,
ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आया है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अ प्रोजेक्ट विद हाउ मच इरिगेशन कमांड एरिया इज क्लासिफाइड एज एन इम्प्रूव्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन है आपकी 20,000 हेक्टेयर से अधिक, सॉरी 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक, 5,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक या 20,000 हेक्टेयर से अधिक। बताएं। ऑप्शन थर्ड 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका इस क्वेश्चन के लिए। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। इन विच स्टेट डज द साउथ वेस्ट मानसून एंटर फर्स्ट। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल। बताएं। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून है केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर, केरल राज्य में। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड इज इरिगेटेड। एक चौथाई, एक तिहाई, आधा या संपूर्ण। बताएं। यह है एक तिहाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड होगा हमारा आंसर, यह है एक तिहाई भाग। ओके, 1/3। चलिए अब हम ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही। इन विच फील्ड वॉज द ग्रेन रेवोल्यूशन मोस्ट सक्सेसफुल इन इंडिया। तो गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, हमीर, गेहूं और चावल या जैगुआर कपास। तो जो हरित क्रांति थी ये सबसे ज्यादा सफल किस क्षेत्र में रही थी। बताएं। ये रही थी गेहूं और चावल के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, गेहूं और चावल के क्षेत्र में। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल एरिया इन इंडिया इज डिपेंड ऑन एनुअल रेनफॉल। ऑप्शन है आपके 50%, 55%, 60% या 70%। बताएं। तो यह है 60%, 60%। ठीक है, कितना 60%। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है। व्हाट वाज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो नहरें, तालाब, कुआं एवं नलकूप या अन्य सभी। बताएं। तो ये कुआं और नलकूप हैं। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुआं और नलकूप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द क्रॉप। तो गेहूं, धान, मक्का या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेहूं। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो ये गेहूं पर पड़ा था। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए
अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? बताएं। ऑप्शन है नारियल, गेहूं, चावल या कॉफी। चलिए इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में या गुजरात में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया? तो आंध्र प्रदेश। चलिए ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। तो जो प्राकृतिक रबड़ है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, आंध्र प्रदेश राज्य। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन टोबैको प्रोडक्शन इन इंडिया? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आंध्र प्रदेश। ओके, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? व्हाट इज द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश एट प्रेजेंट? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करें और बताएं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आया है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल क्रॉप रोटेशन फॉर बुंदेलखंड रीजन? तो अरहर ज्वार, आलू मक्का, सुभान मसूर या गेहूं ज्वार। बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? ठीक है, चलिए अगला आपका दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द टर्म ऑफ इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताएं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है ये चौथा स्थान है, यानी कि फोर्थ प्लेस है। ठीक है, ऑप्शन फोर जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन दो देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? द बाउंड्रीज ऑफ विच कंट्रीज टच द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? आपके ऑप्शन है तिब्बत चीन, नेपाल, नेपाल पाकिस्तान या तिब्बत पाकिस्तान। बताएं। चलिए इसको फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश किस, ठीक है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शंस हैं ओसेनिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड या यूरेशिया। बताएं कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भावर, तो भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द नैरो बेल्ट ऑफ भावर फाउंड इन उत्तर प्रदेश? आपके ऑप्शंस हैं मैदानी क्षेत्र में, कंक्रीट क्षेत्र में,
गंगा यमुना के क्षेत्र में या तराई क्षेत्र में? बताएं। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? फटाफट से कमेंट करें। ये पाई जाती है गंगा यमुना के क्षेत्र में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड आ रहा है, सही उत्तर है उनका, तो गंगा यमुना के क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? व्हाट इज द वेस्ट ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है बताएं। 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 740 किलोमीटर या 650 किलोमीटर? बताएं। तो ये 650 किलोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कितना है? तो ये 650 किलोमीटर का। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट आर सोनकर एंड कैमूर द हाइएस्ट हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड? ऑप्शन है आपके मिर्जापुर सोनभद्र, महोबा हमीरपुर, बांदा चित्रकूट या ललितपुर झांसी? बताएं। तो ये है मिर्जापुर और सोनभद्र में। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाइएस्ट पीक लोकेटेड इन द साउथ ऑफ प्लेटू इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन है आपके विंध्याचल, सोनकर, वकील खां बघेलखंड या कैमूर? तो यह है सोनकर की पहाड़ियां। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका जो अगला आंसर इसमें जो है हाईलाइट हो रहा है। देखिए प्रश्न है, शोर के किस स्तर के ऊपर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? अबव व्हाट लेवल ऑफ नॉइस डज एयर पेन एंड डैमेज? देखिए जब 130 डेसिबल के ऊपर, ठीक है, जब 130 डेसिबल के ऊपर कान जब शोर होता है तो वो हमारे कानों में दर्द पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा, लगभग 130 डेसिबल। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अग्नि की उड़ान? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या वीवी गिरी? बताएं अग्नि की उड़ान इस पुस्तक के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ठीक है ना, ये सभी जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों की, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड? तो विद्युत विघटन, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं? बताएं। चलिए इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में देंगे कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? तो कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? बताएं कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो यह गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है
फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ इंडियन करेंसी नोट? तो 12, 13, 14 या 15? ये 15 जो भाषाएं होती हैं ये मुद्रित होती हैं, प्रिंट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खगोलीय लीप वर्ष को किसमें मापा जाता है? तो लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष, मेगा किलोमीटर या नॉटिकल मील? बताएं, खगोलीय लीप वर्ष को किसमें मापते हैं? इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में देंगे। ठीक है, कि खगोलीय लीप वर्ष को किसमें मापा जाता है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी या सरोजनी नायडू? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो याहू, फ्लिपकार्ट, क्रोम या गूगल? फटाफट से कमेंट करें, बताएं। ऑप्शन सेकंड। ओके, तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ना कि एक सर्च इंजन। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? इन विच कंट्री इज द फेमस कैंटन टावर लोकेटेड? तो चीन, तुर्की, कुवैत या दुबई? बताएं। ये चीन में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? चीन में। अगला प्रश्न दोस्तों, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर इज सेशल्स आइलैंड आइलैंड लोकेटेड? तो आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिण महासागर? बताएं। तो ये है हिंद महासागर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा आंसर, हिंद महासागर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? वेयर इज कुंचिकल फॉल्स फाउंड? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं? कुंचिकल जलप्रपात सभी को पता है, ये कर्नाटक में पाया जाने वाला जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। तो आशा करेंगे ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दें। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। जय बी एस ए, जय बी एस ए क्लास। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।